Assalamu alaikum, dear students. So I welcome you back in lecture 2 of your gravitation. And the first thing I am going to discuss in lecture 2 is that work done in moving objects. Work done in moving object. ठीक है? Work done in moving object. क्या मतलब है सर इसका work done in moving object? देख लीजिए. Let us consider that this is Earth of mass m and radius r. This is Earth of mass m and radius r, and I suppose कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को जो इसके सरफेस ऑफ अर्थ पे लाई कर रहा था जिसका मास m है उसको मैंने उठा के एक लार्जर हाइट पे ले लिया. सो वी हैव टेकन इट टू अ लार्जर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जब आपने इसको यहां से यहां लिया तो डेफिनेटली आपने कुछ वर्क किया होगा और वो ही वर्क इसमें एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो एजेंट ने वर्क किया उठाने में, यहां से यहां उठाने में, इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय एन एजेंट. आपने वर्क पावर एनर्जी के वीडियो में देखा होगा, इसको हम वर्क डन बाय एजेंट कहते हैं. तो वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज के सूरत में जो है वो स्टोर हो जाता है. तो वर्क डन हियर बाय एजेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला जो है हम डिराइव करते हैं एंड वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर दैट. तो अब इसमें जो है अब चूंकि वर्क डन बाय एजेंट आपको निकालना है तो यहां से यहां, तो इसमें आप देख लीजिए दैट वर्क डन हियर इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इफ सर्कुलर ऑर्बिट. सर इसका क्या मतलब है? अगर आप लेक्चर 1 में आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या खेल है. सर्कुलर ऑर्बिट में जब सैटेलाइट या प्लैनेट घूमता है तो उसके पास दोनों एनर्जीज होती है, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी, इसलिए वहां टोटल एनर्जी होती है. दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. इसीलिए यहां पे लिखा गया है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. तो फाइनल एनर्जी के हिस्से में जो होगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल, माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी में काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल होगा बट इफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर. बट अगर अब आपने हाइट पे ले लिया, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं हाइट पे ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म क्योंकि वो घूम नहीं रहा है. काइनेटिक एनर्जी ओवर. अब जब काइनेटिक एनर्जी ओवर है तो सिर्फ बचा क्या? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन हाइट की वजह से सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आता है. इसीलिए फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई होके यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो ये तब जब सर्कुलर ऑर्बिट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ये तब जब सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, आपने किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके खड़ा कर दिया. तो ये हो गया देन दिस. तो आप जब भी न्यूमेरिकल इस सेक्शन से करेंगे तो देखेंगे 4 बार कि सर्कुलर ऑर्बिट की बात की है कि हाइट की बात की है. ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट की बात की है तो ये इक्वेशन, हाइट की बात की है तो ये इक्वेशन. उसके बाद अब ये हम जब डिराइव करते हैं तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अगर आप देखेंगे यहां पे अगर मैं फाइनल लिखूं, फाइनल एनर्जी, तो यू फाइनल लिखूं तो वो हो गया बराबर माइनस जी एम एम. चूंकि हाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, डिवाइडेड बाय आर, एंड आर इज नथिंग दैट इज आर प्लस एच. दिस इज यू फाइनल. और जब सरफेस ऑफ अर्थ पे था तो इनिशियल एनर्जी था माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल. और जब हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इसको अरेंज करते हैं तो इक्वेशन रिड्यूस होकर ये हो जाती है. और फिर यही वर्क डन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया. और इसका मॉडिफाइड वर्जन आप याद रखेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है दैट वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ, जो आपने वर्क किया या वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो होता है बराबर एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर. ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसे आप न्यूमेरिकल जो है बड़ी स्पीड से कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग. पूरा कंसेप्ट ही मैंने समझा दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट में और हाइट में रखने में कहां वेरिएशन डेवलप होती है. और फिर वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चला गया. और जब आप फाइनल माइनस इनिशियल ये सारा डिराइव करेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स लेंगे मैथमेटिक्स के, तो फाइनली यू आर लेफ्ट विद एन इक्वेशन एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर. एम हो गया वो मास जो आपने शिफ्ट किया, एच हो गया जिस हाइट से किया, आर हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन क्या है. यही क्वेश्चन जो है यहां से ऑलमोस्ट बहुत बार पूछा गया और यही पूछा जाएगा, कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑर्डर टू शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट. तो देख लीजिए आपको हाइट दे दी गई है, आपको हाइट दे दी गई है कि सरफेस ऑफ अर्थ से आपने 2r हाइट पे ले लिया ऑब्जेक्ट को, कितना वर्क आपको करना पड़ा. तो या तो वर्क डन पूछ सकता है या तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा. तो मैं दोनों लिख के रखूं, वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. आपने पढ़ाया सर एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर. तो ये हो गया सर एम जी एच, एच जो आपका है सर वो हो गया 2r डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r डिवाइडेड बाय r, क्योंकि हाइट आपको प्रोवाइड है. r यहां कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2/3 mgr शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 2/3 mgr ये मैथमेटिक्स है. 2/3 mgr इज द वर्क डन, r चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज एंट्रेंस में डिस्कवरियां नहीं होती है बच्चों. आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को पढ़ने से लेके करने से लेके OMR शीट में भरने तक बहुत कम टाइम
अलॉटेड होता है। कैलकुलेट द वर्क डन इन शिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, यहां पे देख लीजिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट 7r, ठीक है। तो इन सर्कुलर ऑर्बिट, देख लीजिए, ये मैं आपको बोल रहा था, ये चीजें जो ना, ये वो माइन्यूट चीजें जो बच्चों को पता नहीं होती है। सर्कुलर ऑर्बिट भी वही समझते हैं और हाइट भी वही समझते हैं, बट सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिया तो टोटल एनर्जी का कंसेप्ट है, हाइट बोल दिया तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है, तो इसको आप जो है एक बार आराम से घर में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट वर्क डन इन शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पहले मैं अर्थ बनाता हूं, इसका मास m है और इसका रेडियस r है। हम एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ठीक है। जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है। देखिए लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट 7r इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो पहले सरफेस ऑफ अर्थ पे है और फिर आपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में लिया, जिस सर्कुलर ऑर्बिट की जो हाइट है वो है 7r के बराबर, 7r के बराबर। अब यहां पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो अगर यहां पे सर्कुलर ऑर्बिट में है बच्चों, तो यहां पे टोटल एनर्जी E है, और जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी है। देख लीजिए, एक हो गया सर्कुलर ऑर्बिट टू सर्कुलर ऑर्बिट, तब आप लेते E फाइनल माइनस E इनिशियल। दूसरा हो गया फ्रॉम सम हाइट टू सम हाइट, तो आप U में लेते हैं, बट यहां पे आप सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे रुका हुआ है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और फाइनली आपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में लिया, वहां टोटल एनर्जी है, जिसमें काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो अब मुझे बोलिए, जो यहां पे वर्क डन होगा, जो यहां पे वर्क डन होगा, दैट विल बी फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी E माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज पोटेंशियल। देखिए E माइनस U, तो ना यहां पे ना आपका जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में पढ़ाया, E फाइनल माइनस इनिशियल काम कर गया, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट से, दोनों सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये हो गया कि सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट तक ले लिया, तब ये था। बट ये सरफेस ऑफ अर्थ से एक मूविंग ऑर्बिट में, दैट मेक्स इट मोर इंपॉर्टेंट, तो इसलिए E माइनस U। अब E कितना है सर? E का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा पीछे, दैट इज टोटल एनर्जी होता है बराबर माइनस GMM, फिलहाल मैं पूरी लैंग्वेज लिखता हूं, 2R। टोटल एनर्जी सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, ये मैंने पढ़ा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सब सरफेस पे था, दैट इज माइनस GMM बाय और दैट इज R, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है, माइनस GMM बाय R, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो माइनस माइनस प्लस, पहले यही लिखते हैं, तो GMM बाय R बाहर आएगा, प्लस फिर ये माइनस है, ठीक है, GMM डिवाइडेड बाई 2R। R क्या होता है? R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, और ये स्मॉल r जो है, इट इज 7R प्लस R, इट इज 8R। देख लीजिए कंसेप्ट क्या है बच्चे, यहां पे 8R आ जाएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बोलिए, ये हो गया GMM बाय कैपिटल R माइनस ये हो गया GMM डिवाइडेड बाय 16R। तो GMM बाहर निकाल दीजिए, तो आपका वर्क डन आ जाएगा GMM, हाँ GMM, और R भी बाहर निकाल दीजिए, डिवाइड बाय R, इट इज 1 माइनस 1 बाई 16, 1 माइनस 1 बाई 16 आ जाएगा, इट इज 1 माइनस 1 बाई 16, दैट इज 15 बाई 16, 15 बाई 16 GMM बाय R शुड बी द राइट आंसर, 15 बाई 16 GMM बाय R। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया आपको, मैंने समझा दिया अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट टू सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, जिसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों आ जाएंगे। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट लेते जो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। बट यहां पे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जो बनाया गया इस क्वेश्चन को, वो इस वजह से कि आप सरफेस ऑफ अर्थ जिस पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक सर्कुलर ऑर्बिट में डालते ही उसमें टोटल एनर्जी का कंसेप्ट आया, तो ये है इसका कंसेप्ट, और आई बिलीव दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो अब आपका क्वेश्चन है, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1, है ना, एक सर्कुलर ऑर्बिट में जहां वो रेडियस r1 सर्कुलर ऑर्बिट में था, तो अनदर ऑफ रेडियस r2 इज ग्रेटर देन r1। तो ये मान लो आप, ये अर्थ है, तो द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M, इसका मास m है, और एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, रेडियस r1 में, और फिर जब ये घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो मतलब टोटल एनर्जी होगी इसकी इनिशियल एनर्जी, और फिर आपने इसको और एक सर्कुलर ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया, जिसका अब रेडियस आप देख लीजिए वो r2 है, आपने इस
में इसको शिफ्ट कर दिया जिसका रेडियस r2 है और r2 इज ग्रेटर देन r1, तो सीधी सी बात है यहाँ फाइनल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे टोटल फाइनल एनर्जी एंड टोटल इनिशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों सर्कुलर ऑर्बिट्स है और सर्कुलर ऑर्बिट्स में टोटल एनर्जी का कंसेप्ट होता है जिसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, तो सॉल्यूशन अब आप समझ गए होंगे। दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आएगा तो इट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब आप ड्रॉप करिए, फाइनल एनर्जी जो है वो तो टोटल होगा, दैट्स माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2R, R is R2, 2R, R is R2, देन माइनस, फिर अपना तो वो नेगेटिव होता है टोटल एनर्जी, माइनस GMM, मैं टोटल एनर्जी लिख रहा हूं, डिवाइड बाय 2 एंड देन R is the distance from center to center, that's R1, ये प्लस हो गया या माइनस हो गया, तो मैं लिखूंगा इट इज GMM डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 माइनस GMM डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R2, कॉमन चीजें बाहर निकालिए, W हो गया बराबर GMM बाय 2 जो है बाहर आ जाएगा, GMM डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। GMM बाय 2 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे लगता है इतना काफी होगा आपको समझाने के लिए कि कब सर्कुलर टू सर्कुलर ऑर्बिट में टोटल एनर्जी, हाइट से किसी ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और हाइट से हाइट पे लेने में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये अब आपको क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो है escape velocity is that minimum velocity which is given to an object so that it will reach to infinity, ठीक है। कम से कम कितनी वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट को आप सरफेस ऑफ अर्थ से दोगे such that वो इन्फिनिटी पे रीच कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से निकल जाए, और उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आपने कैलकुलेट किया होगा, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या जिसको हम 8√2 किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं। सो मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, तो जैसे मैं फेंकता हूं कुछ समय के बाद वापस आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वापस लाएगा, उससे ज्यादा वेलोसिटी थोड़ा और ऊपर जाएगा, और फिर वापस आएगा, उससे ज्यादा वेलोसिटी थोड़ा और ऊपर जाएगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 8√2 किलोमीटर पर सेकंड हम कहते हैं उसको, सच दैट अगर वो इस मार्कर को प्रोवाइड की जाए या किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोवाइड किया जाए, वो एस्केप करेगा, और कभी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से जब वो निकल जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये है एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मतलब अगर आपका अर्थ है जिसका मास m है बच्चों, हर एक जगह मैंने डायग्राम बना दिया सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अब ये ऑब्जेक्ट था सरफेस ऑफ अर्थ पे, इसका मास m था, आपने इसको किसी वेलोसिटी से फायर कर दिया सच दैट इन्फिनिटी को रीच कर गया, और इन्फिनिटी से निकल के, इन्फिनिटी वो जगह होती है जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए, तो उस वेलोसिटी को यहां तक पहुंचाने वाली वेलोसिटी कम से कम जो है उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो उसको हम VE से डिनोट करते हैं। तो ये VE जो है हम कैसे निकालते हैं, हम मानते हैं कि ये पोजीशन 1 है, तो ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है। हम कैसे इसको निकालते हैं सर, हम यहाँ लिखते हैं टोटल एनर्जी हियर इज इक्वल टोटल एनर्जी हियर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इसको निकालते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ टोटल एनर्जी जो है आपने फायर किया तो काइनेटिक एनर्जी, और ये बाउंड है अर्थ को बाय पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक जो है आपने दे दिया हाफ ऑफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस GMM/r, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो मैं VE स्क्वायर लिखूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है माइनस GMM/r, ये था। और जब ये इन्फिनिटी पे रीच कर गया तो कम से कम वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी खत्म, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया, और ये फील्ड से बाहर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गया। तो अब टोटल एनर्जी तो कंजर्वेशन के हिसाब से यहाँ का टोटल एनर्जी यहाँ के टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो मैंने लिखा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। अब ये VE से हम डिनोट करते हैं माइनस GMM/r इज इक्वल, यहाँ काइनेटिक भी 0 पोटेंशियल भी 0, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो है कैलकुलेट किया। इसको बैक कर सकते हो आप वर्क पावर एनर्जी में, मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है। और फिर जब आप इस नेगेटिव को इधर लेंगे तो पॉजिटिव फिर mm कट जाएगा, और एस्केप वेलोसिटी का एक खूबसूरत फॉर्मूला रूट ऑफ 2gm/r, और यहाँ से क्लियर हो गया कि एस्केप वेलोसिटी आपका जो है रूट ऑफ 2gm/r के बराबर है। और ये एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किस एंगल पे फायर किया उन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ये है एस्केप वेलोसिटी, जिसमें 2 भी आप जानते हैं, G भी जानते हैं, M भी, R भी, और इसका वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या और
इसको हम लिखते हैं न्यूमेरिकल जो है 8√2 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 11.2 को सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स में मुश्किल होता है। 8√2 के बराबर आप याद रखिए। तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी, ये लिखा है मैंने एस्केप वेलोसिटी। और उसके बाद जो है ये एस्केप वेलोसिटी इधर वी। उसके बाद अब ऑर्बिटल वेलोसिटी में पढ़ा चुका हूँ, दोज सैटेलाइट्स विच आर वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, उनका ऑर्बिटल वेलोसिटी में पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, √g/r पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में। तो फिर इन दो में जो रिलेशन है वो ये है कि एस्केप वेलोसिटी हमेशा √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। ये रिलेशन भी आपको याद होनी चाहिए, दैट एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जो मैंने बोला 8√2 किलोमीटर पर सेकंड भी आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया एस्केप वेलोसिटी का खेल। तो उसके बाद इसमें केसेस जो है, ये इंपॉर्टेंट केसेस है इसमें। तो दो केसेस डेवलप होते हैं। एक केस नंबर फर्स्ट इज, अगर आपने जो वेलोसिटी यहाँ दी जिससे आपने फायर किया वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हुआ, तो सीधी सी बात है अगर कम से कम वेलोसिटी से इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा, और अगर आपने उससे ज्यादा वेलोसिटी दी, एक तो इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा और वहां पे इसकी स्पेस में कुछ वेलोसिटी होगी, उसको इंटरस्टेलर स्पेस स्पीड कहते हैं हम। तो वही हमने यहाँ कैलकुलेट किया है कि अगर आपने स्पीड ज्यादा दे दी तो वहां पे इन्फिनिटी पे कुछ स्पीड तो बची होगी। तो इफ v गिवन इज ग्रेटर देन v एस्केप, अगर आपने v गिवन v एस्केप से ज्यादा दिया तो हम एक फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, कितना जो फैक्टर कितने से आपने ज्यादा दे दिया है स्पीड। तो n होता है हमेशा v गिवन डिवाइड बाय v एस्केप। अगर आपके पास n आ चुका है तो वहां पे इन्फिनिटी पे आप कितनी स्पीड उसके पास बची है, जिसको हम स्पीड इन इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, वो हम निकालते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसका फॉर्मूला अब आप डायरेक्टली याद रखिए, वो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी, जहां v जो है वो रूट से बाहर है, उसका ख्याल रखिए। तो ये है इसका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी आप याद रखेंगे अगर v गिवन ज्यादा है तो वहां इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ स्पीड तो बची होगी, और वो हम निकालते हैं n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एस्केप वेलोसिटी। n का फैक्टर हमने आपको पढ़ा दिया, ये होता है आपने जो गिवन वेलोसिटी जो ज्यादा है डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी जो है, यहां से निकाल के ये n इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें पता चलता है कि वहां पे बची हुई स्पीड कितनी है। ऐसे भी डायरेक्टली फॉर्मूला एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, या इस पे मैं न्यूमेरिकल आपको लगा के दिखाता हूं। उसके बाद इफ v गिवन इज लेस देन v एस्केप, अब आपकी स्पीड ही कम है, अगर आपने स्पीड ही कम दी तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे चला जाएगा, और जब हाइट पे चला जाएगा फिर वापस गिरेगा। तो इस हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कितना ग्राउंड से लेगा, ये हमसे पूछता है। तो अगर गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे रीच ही नहीं करेगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कम से कम यहां तक वाली वेलोसिटी होती है, आपने उससे कम वेलोसिटी दी तो ये किसी हाइट तक जाएगा और फिर गिर जाएगा। तो हमसे वो मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो डायरेक्टली पूछा जाता है, तो वो फॉर्मूला होता है h इज इक्वल n स्क्वायर r डिवाइड बाय 1 माइनस n स्क्वायर, वेयर इट इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम अर्थ। और n जो है वही n है जो हमने पहले ही v गिवन बाय v एस्केप। तो ये एक बार आईआईटी में डायरेक्टली पूछा गया है कि अगर हमारी वेलोसिटी एस्केप से कम है, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाके जो है रुक जाएगा, वो हाइट कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला है, ये भी हम ऑब्टेन करते हैं बाय द सेम लॉजिक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करने की जरूरत नहीं है, ये दो फॉर्मूलाज कम से कम हर एक बच्चे के जो है एंट्रेंस में जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और उन पे न्यूमेरिकल कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकंड, सरफेस ऑफ अर्थ से आपका एस्केप वेलोसिटी इतना है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी। देख लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैंने भी आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ाया, वो होता है बराबर √2gm/r। ये है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। बट चूंकि ये डेंसिटी की बात कर रहा है, मैंने आपको पीछे पढ़ाया मास होता है बराबर डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr3। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला आता है, इट इज 2g डिवाइडेड बाय r, और आपका मास जो है दैट इज रो इंटू 4/3 πr3। तो r कैंसल आउट होके आपका एस्केप वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला आपके पास बच जाता है, दैट इज 4 2 8/3, इट इज πg रो r स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। तो जो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, इट इज इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस। तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, अगर आपको ये याद है तो आप इसको विद इन नो टाइम डिराइव कर सकते हो। अब आप देख लीजिए, हमें एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट से बोलना है जिसका हैविंग twice the radius, जिसका रेडियस ट्वाइस है एंड सेम मीन डेंसिटी। पहले आप फॉर्मूला को यहां लिखिए, फॉर्मूला आपका रूट ऑफ इट इज 8/3 πg रो r स्क्वायर। ये है, देख लीजिए 8/3 πg सारा कांस्टेंट है और मीन डेंसिटी भी सारा कांस्टेंट है। तो आपका जो प्रोपोर्शनलिटी है स्क्वायर एंड ये कट जाएगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा। तो आपकी प्रोपोर्शनलिटी इस क्वेश्चन में इतनी ही बची। अब आप लिखेंगे v एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट, v एस्केप फ्रॉम अर्थ। अब ये डायरेक्टली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो ये आर प्लैनेट डिवाइड बाय आर अर्थ हो जाएगा। तो वी प्लैनेट हमें निकालना है, वी एस्केप अर्थ का हम जानते हैं 11 किलोमीटर पर सेकंड है, आर प्लैनेट जो है वो ट्वाइस रेडियस है अर्थ का, तो ट्वाइस ऑफ आर डिवाइड बाय आर, क्योंकि अगर अर्थ का आर है तो इसका ट्वाइस ऑफ आर, आर आर कट जाएगा, तो प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी जो है वो 22 किलोमीटर पर सेकंड आंसर होना चाहिए इसका। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये सारा फॉर्मूलाज का खेल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड विद द वेलोसिटी दिस, देख लीजिए वेलोसिटी ये दी गई है, तो आपको क्या लगता है एस्केप वेलोसिटी, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे जो है एस्केप वेलोसिटी जो मैं आपको पीछे पढ़ा दिया है, एस्केप वेलोसिटी रूट ऑफ 2 gm by r, और मैंने बोला था gm को हम gr स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला भी है आपके पास, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं 2 gm के बदले gr स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है पीछे लेक्चर 1 में, डिवाइड बाय आर, आर आर कट जाएगा तो ये बनेगा रूट ऑफ 2gr, तो ये भी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ 2gr। तो एस्केप वेलोसिटी का या तो आप रूट ऑफ 2 gm by r इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, या रूट ऑफ 2gr इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस, या मैंने और एक फॉर्मूला भी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पढ़ा दिया आपको, ये हो गया रूट ऑफ 8/3 पाई जी रो r स्क्वायर, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वो किस लैंग्वेज में पूछता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से फायर किया, तो एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, एस्केप वेलोसिटी तो आपको जबानी याद होना चाहिए रूट ऑफ 2gr, तो क्या लगता है आपको ये वेलोसिटी से ज्यादा है ना, क्योंकि ये जो है रूट टू होता है 1.414 टाइम्स रूट ऑफ gr, बट ये है 2 रूट gr, तो रूट gr तो कॉमन है, बट 2 इज ग्रेटर देन रूट 2 इज ग्रेटर देन रूट 2, क्योंकि रूट 2 1.414 होता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस वेलोसिटी फायर करोगे, आगे वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, बट मैं इतना कंक्लूड कर गया ये वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा है, तो एक तो ऑब्जेक्ट एस्केप करेगा और इंटरस्टेलर स्पेस में इन्फिनिटी पे उसके पास कुछ स्पीड बची होगी, ये हमसे वही क्वेश्चन पूछेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड विद द वेलोसिटी दिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट इन्फिनिटी, तो पूछना भी चाहिए ना, क्योंकि आपकी वेलोसिटी ज्यादा दी गई है। अब सर हम इसको कैसे सॉल्व करें, अब आप इसको मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में मैंने बोला कि आपका बची हुई वेलोसिटी जो होगी दैट इज रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इनटू एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में ड्रॉप कर दूंगा बाद में, पहले n का फैक्टर मैंने बोला n होता है बराबर v गिवन डिवाइडेड बाय v एस्केप। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कैसे यूज करना है। v गिवन जो है आपका दैट इज 2 रूट gr डिवाइडेड बाय v एस्केप, हम जानते हैं रूट ऑफ 2gr, तो रूट gr कट जाएगा, ये बना 2/√2, थोड़ी रैशनलाइजेशन करते हैं, थोड़ा ये खूबसूरत हो जाएगा, रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू के साथ निकल गया, तो यहाँ रूट 2 बचा, तो मैंने n निकाल दिया। जब n आ गया अब आप ड्रॉप करिए इस फॉर्मूला में, ये हो गया रूट ऑफ n स्क्वायर हो गया, इसका रूट 2 का स्क्वायर तो होता है 2 - 1 इंटू एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी तो रूट ऑफ 2gr होता है, रूट ऑफ 2gr, 2 - 1 इज 1, तो जो वहां इन्फिनिटी पे स्पीड होगी दैट इज रूट ऑफ 2gr, मिनिमम पॉसिबल टाइम में रूट ऑफ 2gr शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे किया जाता है, ये हो गया एप्लीकेशन, कैसे फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे। इसी तरह इफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड विद द वेलोसिटी दिस, देख लीजिए अब आपकी वेलोसिटी ये, तो एस्केप वेलोसिटी जो है आपका वो होता है बराबर रूट ऑफ 2gr, तो यहाँ पे देख लीजिए रूट ऑफ gr, तो ये वेलोसिटी एस्केप से कम है, क्योंकि यहाँ रूट 2 ज्यादा है, यहाँ रूट 2 है ही नहीं, तो जब ये वेलोसिटी इससे कम है तो ये सीधी सी बात है किसी हाइट तक जाएगा और फिर गिर जाएगा, हमसे हाइट पूछेगा, कैलकुलेट हाइट। तो यहाँ ये लैंग्वेज आपको बोलता है कि आपका ऑब्जेक्ट हाइट पे रुक के वापस गिरेगा कि ये एस्केप कर जाएगा और वहां वेलोसिटी। तो मैंने बोला आपको सोल्यूशन में कि वो हाइट होता है बराबर n स्क्वायर r डिवाइड बाय 1 - n स्क्वायर। तो पहली फुर्सत में n निकालो, v गिवन है रूट ऑफ gr डिवाइडेड बाय दैट v एस्केप एंड दैट इज रूट ऑफ 2gr, रूट gr कट जाएगा, तो यहां बचा 1/√2, जैसे 1/√2 आया इसमें ड्रॉप करेंगे, h हो गया बराबर 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, तो ये बचा r/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, तो h हो गया बराबर r/2 और ये हो गया बराबर 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कट जाएगा बच्चे, एंड h हो गया बराबर r, सो r इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये है एप्लीकेशन और ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम क्लासरूम प्रोग्राम में क्लास 11th में पढ़ाते हैं उससे भी किया जा सकता है, बट एंट्रेंस मीन स्पीड आप कोई किसी को दिखाने नहीं जा रहे आपको कितना आता है, आपको वो स्पीड में करना पड़ेगा, और ये वही चीजें हैं जिनसे आपके न्यूमेरिकल बड़ी जल्दी निकल जाए। ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ बाय, तो एक सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है बाय, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी घूम रहा होगा बाय
what percentage should we increase the velocity so as to enable it to escape from earth? कितना वेलोसिटी हम बढ़ाए so that जो है वो escape कर जाए? तो सीधी बात है, इसका solution आपने इसका आंसर ज़बानी बच्चों को याद होता है 41.4%, क्योंकि हम जानते हैं escape velocity होता है बराबर √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल से घूम रहा है, हमें कितनी एडिशनल वेलोसिटी देनी है, किस परसेंटेज से वेलोसिटी बढ़ानी है सो दैट एस्केप करे, और ये हम रिलेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो अगर मैं ऑर्बिटल नीचे लाऊं तो वी और एस्केप बाय वी ऑर्बिटल हो गया बराबर √2, और √2 होता है 1.414। अब मुझे ये निकालना है परसेंटेज चेंज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो ये हो जाएगा वी एस्केप माइनस वी ऑर्बिटल डिवाइड बाय वी ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए ये हो गया 0.414 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया 41.4% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 41.4%। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो परसेंटेज चेंज के लिए चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको परसेंटेज निकाल के दे सकता है। उसके बाद प्लैनेटरी मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लैनेटरी मोशन जो है, अब केपलर्स लॉज तो है ही इसमें, बट प्लैनेटरी मोशन का आइडिया मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपके लिए सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वो ये है, केपलर के फर्स्ट लॉ के हिसाब से प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन कीपिंग सन एट वन ऑफ द फोकस। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं, केपलर ने कहा फर्स्ट लॉ में कि प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो ये एक्सिस है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, और ये एक्सिस जो है इसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। तो ये मेजर माइनर जो है आप पढ़ चुके हैं। और फिर अगर प्लैनेट इस पोजीशन पे है, सन हमने इस फोकस पे रखा, दो फोकस होते हैं, एक पे रखिए आप, क्योंकि केपलर ने कहा दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कीपिंग सन। तो ये प्लैनेट है जो घूम रहा है कीपिंग सन एट वन ऑफ द फोकस, तो सन को यहां रखा। तो जब आप इस पोजीशन की बात करो, प्लैनेट यहां से बहुत दूर है, तो मैक्सिमम दूरी पे जब प्लैनेट होता है उस पोजीशन को हम अपोगी कहते हैं, और अपोगी की वक्त वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस को अपोगी कहते हैं और वहां स्पीड मिनिमम होती है, उसका लॉजिक है वो मैं पढ़ा दूंगा। और जब ये क्लोज टू द सन, जब यहां आएगा तो ये क्लोजेस्ट पोजीशन टू द सन होता है, इसको हम पेरिजी कहते हैं, और यहां पे स्पीड प्लैनेट की जो है वो मैक्सिमम होती है, यहां स्पीड जो प्लैनेट की होती है वो मिनिमम होती है। तो जहां दूरी ज्यादा वहां स्पीड कम, और जहां दूरी कम वहां स्पीड जो है मैक्सिमम होता है। अब जो प्लैनेटरी मोशन का एक्चुअल कांसेप्ट है, जो आप अगर आपको पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि प्लैनेटरी मोशन में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द लाइन जो है, जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं से एक्ट करता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स वहां से एक्ट करता है तो ये कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज पासिंग थ्रू द सन, इट इज पासिंग थ्रू द सन, सो इट विल नॉट प्रोवाइड एनी टॉर्क। व्हेन टॉर्क इज एब्सेंट, जब टॉर्क एब्सेंट होता है, जब टॉर्क मिसिंग होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो प्लैनेटरी मोशन में याद रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नो टॉर्क, टॉर्क इज जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम आप रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हो, जैसे आपके डायनेमिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में जब आपका टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम मास ऑफ प्लैनेट इनटू स्पीड ऑफ द प्लैनेट इनटू द दूरी जो इसकी होती है इज इक्वल कांस्टेंट। तो ये सारा कांस्टेंट होता है। अब अगर ये कांस्टेंट है तो मैं लिखूं L अपोगी, अपोगी पे इज इक्वल L पेरिजी, तो ये तो बराबर होना चाहिए। अब अपोगी के वक्त प्लैनेट का मास कभी चेंज नहीं हो सकता, m यही रहेगा, और अपोगी के वक्त मैं लिखूंगा यहां पे दैट v अपोगी एंड मल्टीप्लाइड बाय r अपोगी इक्वल, अब पेरिजी पे मास ऑफ द प्लैनेट तो सेम रहेगा, अब मैं लिखूंगा v पेरिजी मल्टीप्लाइड बाय r पेरिजी। अब मुझे बोलिए आप, mm कट जाएगा तो यू आर लेफ्ट विद द फाइनल इक्वेशन, यू आर लेफ्ट विद द फाइनल इक्वेशन दैट v अपोगी मल्टीप्लाइड बाय r अपोजी इज इक्वल, इट इज v पेरिजी मल्टीप्लाइड बाय r पेरिजी। दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अगर आपका दूरी अपोगी पे ज्यादा है तो स्पीड कम होना चाहिए, और अगर आपका पेरिजी पे स्पीड दूरी कम है तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए। यह है इसका कंसेप्ट। तो मतलब जहां दूरी ज्यादा अपोगी पे दूरी ज्यादा है इसलिए स्पीड जो है वो कम होनी चाहिए, और पेरिजी पे दूरी कम है इसलिए स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये प्लैनेटरी मोशन का पूरा आइडिया है। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया है मेरे बच्चों, मैंने लिख दिया है दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसके पीछे का रीजन ये है कि प्लैनेटरी मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क नहीं प्रोवाइड करता। और फिर अब आपको पता है मैक्सिमम स्पीड कहां पे है, मैक्सिमम स्पीड पेरिजी पे है, मैक्सिमम स्पीड पेरिजी पे है, और मिनिमम स्पीड जो है वो अपोगी पे है। जब आप इसको रेशो लोगे तो v max by v min होता है
है बराबर वी मैक्स बाई वी मिन। देखिए मैक्सिमम स्पीड तो पेरी जी पे है, मैक्सिमम स्पीड पेरी जी पे है, तो वी मैक्स के बदले वी पेरी जी लिख सकते हैं, और मिनिमम स्पीड तो अपो जी पे है, तो वी मिनिमम के बदले वी अपोगी, और ये हमेशा होता है 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, वेयर ई इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्टिकल पाथ। तो इसका वैल्यू जो है ये मैथमेटिक्स का खेल है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है कौनिक सेक्शन में आप पढ़ाते हो, आपको पढ़ाते हैं, तो फिलहाल हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं ई इस इक्वेशन में, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, दैट वी मैक्स बाई वी मिन या वी पेरी जी बी वी अपोगी किसके बराबर होता है, ये हम डिराइव करते हैं, और ये आता है 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई, वेयर ई इज कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्टिकल पाथ। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है। उसके बाद अब जब टॉर्क ही प्रेजेंट नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द सन ही जो है एक्ट करता है, इसलिए कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, और जब एल कांस्टेंट है और वहां से केपलर सेकंड लॉ कहता है दैट प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा, दैट इज डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल एल बाई 2m। ये हो गया केपलर सेकंड लॉ प्लैनेटरी मोशन। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डायरेक्टली याद रखो, डेल ए बाई डेल टी दैट प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये न्यूमेरिकली होता है l बाई 2m, क्योंकि l पहले ही कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है। तो ये केपलर सेकंड लॉ हो गया, दैट प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले प्लैनेट यहां था, अब प्लैनेट यहां पहुंच गया, कुछ टाइम में इसने इतना एरिया स्वीप किया, तो वो टाइम में t लेता हूं, और फिर अगर प्लैनेट यहां था, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका जो है ये रेडियस वेक्टर यहां सन से हम लेते हैं, तो ये इसने इतना एरिया स्वीप किया, और फिर प्लैनेट यहां पे था, और फिर अब वो यहां पे आ गया इसी टाइम में, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होता है। इसको केपलर सेकंड लॉ कहते हैं, और उसकी इक्वेशन ये है, डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू एल बाई 2m। और एल बाई 2m कांस्टेंट कैसे है सर, ये डेल ए बाई डेल टी कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि एल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट है। इसको केपलर सेकंड लॉ। केपलर थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर हम लेके चलते हैं आपके इलिप्टिकल पाथ को, बट अगर सर्कुलर ऑर्बिट भी आप लेंगे, हमारे नीट में सर्कुलर ऑर्बिट ही पूछा जाता है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इट इज कॉल्ड एज केपलर्स थर्ड लॉ। और अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में पूछे आर क्या है, तो आप बोलना यहां से यहां की दूरी जो है, यहां से यहां सेंटर से यहां की दूरी जो इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, क्योंकि पूरी एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहते हैं, आधी एक्सिस को सेमी मेजर कहते हैं, इस पूरी एक्सिस को माइनर, आधी को सेमी माइनर। तो इसमें जो है ये इलिप्टिकल पाथ है, ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या आप ये इक्वेशन याद करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर जीएम आर क्यूब। ये जो है एम वो प्लैनेट या उस ऑब्जेक्ट का मास होता है जिसके इर्द गिर्द चीजें घूमती है। जैसे इस इक्वेशन में यहाँ पे सन का मास आ जाएगा, अगर अर्थ के इर्द गिर्द मून घूम रही है तो यहाँ अर्थ का मास आ जाएगा, और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी आप केपलर्स थर्ड लॉ में जानते हैं। तो ये हो गए केपलर्स थर्ड तीनों लॉ, और इसमें ये सारे आइडियाज, जिसमें एंगुलर मोमेंटम का कांस्टेंट होना, टॉर्क का जीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके इन इक्वेशंस का आइडिया जो है आपको क्लियर हो जाता है। तो अब जो इसमें क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम द सन आर, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम द सन आर, तो ये एक दूरी है और ये दूसरी दूरी है, तो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, और ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। इफ द वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन, जब ये नियरेस्ट है, नियरेस्ट के वक्त जो है स्पीड ये है, देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज फारदेस्ट, तो मैं लिखूं ऐसे प्रोडक्ट जो है आपका, जो प्रोडक्ट है कौन सा, वी आर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है सर। वी आर का प्रोडक्ट जो अभी आपने पीछे पढ़ाया, दैट वी आर इज दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। देख लीजिए वी आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अब मैं वी आर के प्रोडक्ट के कांस्टेंट के हिसाब से चीजों को यहाँ ड्रॉप करूंगा, तो जब आपकी दूरी मैक्सिमम है वो है आप r जो है 8 × 10⁻12, उस वक्त का जो है आपको स्पीड निकालना है, एंड व्हेन इट इज नियरेस्ट तो वो स्पीड डिस्टेंस है 1.6 × 10⁻⁻ जो है वो 12 है, बट व्हेन इट इज नियरेस्ट द सन इट इज स्पीड इज 60 मीटर पर सेकंड। तो नियरेस्ट का स्पीड और नियरेस्ट की डिस्टेंस मैंने ड्रॉप कर दी, जो फारदेस्ट का डिस्टेंस हमने ड्रॉप कर दिया, फारदेस्ट की स्पीड हमें चाहिए। तो अब आप देख लीजिए 10⁻12 कट जाएगा, तो ये हुआ आपका जो है इट इज v इज इक्वल, इट इज 1.6 × 60 डिवाइडेड बाय आपका 8 हो गया, तो ये हो गया
8 2 16, तो ये हो गया 0.2 हो गया, एंड 0.2 इस 10 और इसको 6 2 12 बना देगा, इट्स 12 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो जहां पे आपका जो है आंसर जो है वो 12 मीटर पर सेकंड। तो बाय यूजिंग दैट लॉ दैट एल इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो एमवीआर इज कांस्टेंट, एम काट दो दोनों साइड से, वीआर कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से अरेंज करके ये आपका एप्लीकेशन हो गया इस सेक्शन का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो एक प्लैनेट का जो डिस्टेंस सन से वो 5 गुना ज्यादा है, दैट बिटवीन अर्थ एंड द सन टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज। तो ये बिल्कुल केपलर्स थर्ड लॉ बेस्ड, दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड और दूरी की बात इसमें जो है पूछी जा रही है। तो एक प्लैनेट का डिस्टेंस तो मैं लिखूंगा टी प्लैनेट डिवाइडेड बाय टी अर्थ का स्क्वायर जो है इज प्रोपोर्शनल टू, या प्रोपोर्शनलिटी करके यहाँ इक्वालिटी आ जाएगा, इज इक्वल, तो ये हो जाएगा आर प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर प्लैनेट नहीं दूरी प्लैनेट की, आर प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर अर्थ का क्यूब। तो अब आप ड्रॉप करिए, टी प्लैनेट हमें निकालना है, हाँ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट निकालना है, और फिर ये ईयर्स में बात की गई है, ईयर्स में आंसर है। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर होता है 365 डेज, और वो 1 ईयर होता है, तो मैं लिखूंगा 1 यहाँ पे। 1 कैसे लिखा सर, क्योंकि ईयर्स की बात चल रही, इज इक्वल आर प्लैनेट की दूरी 5 टाइम्स आर है, तो अगर आर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट है तो वो 5 टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, आर कैंसल आउट होके, तो टीपी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू हो जाएगा, इट इज 5 रेज़्ड पावर 3, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज 5 रेज़्ड पावर 3/2 years should be the answer of this question। तो यहाँ पे 5 रेज़्ड पावर 3/2 years is the answer of this question। यहाँ पे बच्चों से गलती हो सकती है, 365 डेज का मतलब 1 ईयर होता है, अगर ये डेज में लिखता तो मैं 365 डेज लिखता, बट ये ईयर्स में लिखा गया है, और 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 डेज, या 1 ईयर ही हम इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लैंग्वेज में देख लीजिए, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6 आवर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका ख्याल रखिए, ये अर्थ है बच्चे, और इस अर्थ का मास अगर m है तो रेडियस r है, तो मास ऑफ दिस इज m एंड रेडियस इज r, दिस इज अर्थ। और अब आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ, ये आप जो है इस पे जो है गौर करिए, हाइट जो है वो 6 आर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये देख लीजिए बच्चे, हाइट दिया गया है 6 आर, बट इट इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर टू सेंटर जो दूरी यहाँ पे है वो 7 आर है, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बट हम एक्चुअल फोर्स की वजह से सारी दूरियां सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो 7 आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर हमसे पूछ रहा है, तो आर बीइंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2.5 आर, तो हाइट जो है 2.5 आर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा सैटेलाइट है, उसको मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूं, तो दूसरा सैटेलाइट है वो भी ऑर्बिट कर रहा है, तो ये एक सैटेलाइट है जो अब ऑर्बिट कर रहा है, बट इसकी जो दूरी है ना, हाइट जो है सरफेस से वो 2.5 आर है, तो सेंटर से कितनी दूरी है 3.5 आर, क्योंकि हम सारी डिस्टेंसेस सेंटर टू सेंटर, ये इसकी लैंग्वेज जो है ये इसको अच्छा क्वेश्चन बनाती है। तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं सर दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब आप देख लीजिए, हम जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं लिखूंगा टी ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय टी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई। अब सैटेलाइट का दूरी जो है तो बच्चे लिखेंगे 2.5 आर, गलत करेंगे, सेंटर टू सेंटर ये होता है 3.5 आर डिवाइडेड बाय, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी सेंटर से हो गई 7 आर, और फिर उसका अपना क्यूब है ऊपर, आर आर कट जाएगा, 3.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा ts डिवाइडेड बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो होता है 24 आवर्स का स्क्वायर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर्स होता है। इट इज इक्वल 1/2 रेज़्ड पावर 3। तो अगर आप देखोगे ये हो गया आपका 1/8, तो मैं लिख सकता हूं ts डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1/8, टेकिंग क्यूब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया ts डिवाइडेड बाय 24, ये हो गया 1/2√2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है बराबर 1/2√2, ठीक है, 2√2, क्योंकि 4 बाहर आएगा तो बिल्कुल सही, या मैथमेटिक्स है, ts हो गया बराबर 24 डिवाइडेड बाय 2√2, तो ये हुआ 12 दिस, इट इज 12 डिवाइडेड बाय √2, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। √2 होता है, 2 6 12, सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 6√2 किलोमीटर, 6√2 hours, 6√2 hours should be the right answer of this question। 6√2 hour is the answer of this question। तो
तो ऑप्शन नंबर बच्चे, सॉरी फॉर दिस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है, बट नीट में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस है। उसके बाद सैटेलाइट इज लॉन्चड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक सैटेलाइट आपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जिसका रेडियस आर है अराउंड अर्थ। सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्चड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.01 आर। तो आप देख लीजिए ये 1 आर है, ये 1.01 आर है। तो एक सैटेलाइट सर्कुलर, तो अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो एक सैटेलाइट यहाँ पे है जिसकी दूरी आर है, और दूसरा सैटेलाइट यहाँ पे है क्योंकि बहुत कम दूरी है। कितनी है? 1.01 आर। तो ये है जो दिया गया है। द पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्गर देन द फर्स्ट वन इज। तो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आपको आइडिया है तब कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या मैं लिख सकता हूं टी इज प्रोपोर्शनल टू आर इज पावर 3/2। ये बच्चा वही कर सकता है जिसका कंसेप्ट अच्छा हो और जिसको नजर हो फिजिक्स पे। तो चूंकि ये दूरी बहुत कम है, पहला सैटेलाइट 1 आर पे, दूसरा 1.01 आर, तो 0.1 आर की 0.01 आर की जो है सिर्फ डिफरेंस है। तो इसमें आप एरर मेथड से भी टाइम पीरियड का जो ये निकाल सकते हो, लॉन्गर कितना है दूसरे का टाइम पीरियड। तो मैं लिख सकता हूं इट इज डेल टी बाई टी, जो टाइम पीरियड का वेरिएशन आ जाएगा तो एरर मेथड से 3/2 डेल आर बाय आर। तो आपने सर एरर मेथड कैसे यूज किया? क्योंकि यहाँ पे जो दूरी जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, एरर मेथड से भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा। तो अब ये डेल टी बाई टी जो है, डेल टी बाई टी इज इक्वल इट इज 3/2 डेल आर बाय आर, डेल आर बाय आर, डेल आर हो गया 1.01 आर माइनस आर, इट इज 0.01 है ना, डिवाइडेड बाय आर। तो वो कट जाएगा इनटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। तो मुझे बोलो जो टाइम पीरियड लॉन्गर होगा अब, तो ये हो गया 10⁻², और ये 100 कट जाएगा। तो आंसर शुड बी 1.5 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए 1.5%। तो ये है एरर बेस्ड क्वेश्चन। एरर आपने अप्रोक्सीमेशन यूज इसलिए की क्योंकि इसमें दूरी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, दैट इज व्हाई हमने प्रोपोर्शनलिटी डिजाइन की। और चूंकि डेल आर बाय आर जो है, तो डेल आर हो गया बराबर 1.01 आर माइनस आर, होता है 0.01 आर डिवाइडेड बाय आर, आर कट गया, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर इज 1.5 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, इसमें मुझे इंटरेस्ट उतना है नहीं। सर इंटरेस्ट क्यों नहीं इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड में? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज बड़ी कॉमन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके यहां तक, और जिसको वहां समझ आया उसको यहां पे भी समझ आया। दैट इज व्हाई मैंने कहा था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप एक साथ अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है बेसिक इक्वेशंस, क्योंकि इनका डिटेल डिस्कशन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि फिनिशिंग टच का पहला ही लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग था, तो उसमें वो पूरा डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं थोड़े कंसेप्ट्स इसमें छोटी छोटी चीजें जो इसमें कहने के लायक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, अदरवाइज ये आप पढ़ चुके हैं आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, तो वहां पे भी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल और उनमें रिलेशन सब कुछ मैंने पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स करा है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास एक पॉइंट मास है बच्चों, अगर आपके पास एक पॉइंट मास है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, तो ये एक पॉइंट मास है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, जो इसका फील्ड होता है दैट ग्रेविटेशनल फील्ड होता है दैट इज gm/r²। ये आपको पता होना चाहिए, जैसे वहां होता है k⁻r²। तो अब यहां और वहां ये फर्क है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होता है, और ग्रेविटेशन में ये फील्ड हमेशा टुवर्ड्स पॉइंट मास ही होता है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया gm/r², ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट मास। उसके बाद पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल होता है एट अ डिस्टेंस होता है बराबर gm/r, बट विद अ नेगेटिव साइन, इट इज ऑलवेज नेगेटिव हियर, इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो -gm/r आप इसमें लिखेंगे -gm/r। तो पोटेंशियल हो गया -gm/r, फील्ड ये हो गया। ये दोनों चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाई है और यहाँ पे भी पढ़ाई, इसीलिए जो ग्राफ जो है वो यहाँ नेगेटिव साइड में आ जाता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो अगर पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, दैट इज व्हाई शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। फील्ड का भी ग्राफ जो है अगर हम फील्ड वर्सेस डिस्टेंस यहाँ पे बना दे, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो शेप ऑफ द ग्राफ इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। अब आपके पास अगर दो मासेस है m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो हमसे पूछा जाता है हम और एक मास को कहां प्लेस करें जो मास m है, सच दैट उस पे कोई फोर्स ना आए। सर फोर्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अगर किसी फोर्स F1 से अट्रैक्ट करेगा, अगर इतने ही फोर्स से इसने भी अट्रैक्ट यहां किया, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट किया, तो अगर एक ऐसी पोजीशन हो सकती है जहां पे ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से यहां पे नेट फोर्स जो है वो अगर जीरो हो जाता है, ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। सर ये न्यूट्रल पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। तो न्यूट्रल पॉइंट मैंने वहां पे भी आपको पढ़ाया था, दैट इज व्हाई मैंने बोला कुछ चीजें यहां कॉमन है बच्चे, इसीलिए मैं थोड़ा तेज यहां पढ़ा रहा हूं। तो न्यूट्रल
पॉइंट मान लो यहाँ पे है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस, तो मैंने वहां पढ़ाया था रूट ऑफ Q1, यहाँ रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ M1 प्लस रूट ऑफ M2 मल्टीप्लाइड बाय R। इन द सेम फैशन अगर यहां से वो दूरी y है तो आप सीधे निकाल सकते हो r माइनस x, या तो ये हो गया आपका x, यहां से कितनी दूरी है, बट अगर यहां से पूछ लिया तो y आप सीधे लिख सकते हो रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ M1 प्लस रूट ऑफ M2 मल्टीप्लाइड बाय R। तो जिस मास से दूरी वही मास ऊपर चिपका दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने यहाँ रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2, तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट बेस्ड आइडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइंड द पोजीशन फ्रॉम M वेयर द मास M1 फील्स नो फोर्स, तो आप मुझे बोलो कि हम कहां पे एक मास M1 को प्लेस करें, मान लो यहां पे मास M1 प्लेस करें, तो यहां से M से हमें दूरी निकालनी है सो दैट वो कोई फोर्स या फील्ड जो है एक्सपीरियंस ना करे। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो x हो गया, यहां का मास रूट, तो रूट ऑफ M डिवाइडेड बाय यही वाला मास रूट ऑफ M प्लस रूट ऑफ 9M मल्टीप्लाइड बाय R। तो हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट रूट M से, रूट M कट जाएगा तो ऊपर बनेगा R, यहाँ रूट M कट के 1, रूट ऑफ 9 होता है 3, तो R/4 यहां से दूरी होनी चाहिए, R/4 मतलब A/4, क्योंकि यहाँ R के बदले A दिया गया है टोटल डिस्टेंस। तो ये होता है तरीका करने का। बट उसने क्वेश्चन में पूछा है कि M से दूरी, अगर वो पूछता 9M से तो मैं इक्वेशन को रिवर्स कर देता, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट में पढ़ाया। उसके बाद ये है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल जो है, तो इनमें रिलेशनशिप मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया। अगर रेडियल फंक्शन है मतलब सिर्फ रेडियस पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप मेरा लेक्चर 1 देख सकते हैं आपके फिनिशिंग टाइम 2023 का, तो E होता है माइनस dV/dr, मतलब आपको V दिया है तो आप नेगेटिव टाइम्स डिफरेंशिएशन करके फील्ड निकाल सकते हो। और अगर आपका कार्टेशियन फंक्शन प्रोवाइडेड है, ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल आपका सारा पढ़ा दिया है, अगर आपका कार्टेशियन फंक्शन है तो x y एंड z पे डिपेंडेंसी है, तब पोटेंशियल आपको आपका तीनों पे डिपेंडेंसी है, उस पे मैंने क्वेश्चन दिखाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तब ये होता है डो v बाय डो x ऑफ i कैप माइनस डो v बाय डो y ऑफ j कैप माइनस डो v बाय डो z ऑफ k कैप, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सो वी कैन नॉट वेस्ट टाइम हियर अगेन। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, तो वहां पे भी मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी वही है। तो वहां पे भी इनसाइड फील्ड 0 था, ऑन द सरफेस मैक्सिमम gm/r², वहां था k/r², और आउट होता है बराबर gm/r², r होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम इक्वेशंस, बच्चों के फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द मास होता है, इसलिए अंदर की तरफ आता है। नीचे नेगेटिव साइड हम ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहां ये ऊपर साइड में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्योंकि वहां पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, बट यहां हमेशा फील्ड टुवर्ड्स द अर्थ होता है। तो अंदर देख लीजिए आप, आपका फील्ड जो है, फील्ड इनसाइड 0 है, यहां तक कोई फील्ड नहीं है, यहां तक कोई फील्ड नहीं है, फिर एकदम से सरफेस पे आ जाता है, और फिर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी टू दिस, दैट्स व्हाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि फील्ड इनसाइड 0 है तो इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन पे, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसके बराबर, उतना ही जितना सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे कितना होता है सर, माइनस gm/r, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, माइनस gm/r, सरफेस पे भी माइनस gm/r होता है क्योंकि अंदर कांस्टेंट होता है, इसीलिए देख लीजिए पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, और आउटसाइड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दैट्स व्हाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ऑफ द ग्राफ, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉपी पेस्ट। अब ये दोनों ग्राफ ऊपर की तरफ हम बनाते हैं, यहाँ नीचे की तरफ बनाते हैं इन द सेम फैशन। वहां पे मैंने पढ़ाया ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, वहां हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल है। तो आपने पढ़ा होगा कि इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड होता है, वहां r, यहाँ पे भी फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑन द सरफेस मैक्सिमम, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पोटेंशियल मैंने वहां पढ़ाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन इट इज q/r³ 3/2 r² माइनस 1/2 r², ये मैंने बिल्कुल पढ़ाया है। तो पोटेंशियल ये होता है इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया। सरफेस पे ये होता है पोटेंशियल, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दैट इज व्हाई अगर आप फील्ड का ग्राफ देखेंगे, देखिए क्योंकि इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट्स व्हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और फिर सरफेस पे मैक्सिमम और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और इसी तरह पोटेंशियल जो इनसाइड वो होता है यहाँ पैराबोला के हिसाब से फॉल करता है, एंड इट्स हाइपरबोला हियर। तो यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल जो है 1.5 गुना ज्यादा होता है, 3/2 टाइम्स ज्यादा होता है। तो सेंटर पे पोटेंशियल अर्थ का 0 नहीं होता है, 1.5 गुना ज्यादा होता है, 3/2 टाइम्स दैट ऑफ सरफेस। अगर सरफेस पे ये पोटेंशियल है तो सेंटर पे उससे ज्यादा है, तो सरफेस के कंपैरिजन में सेंटर पे ज्यादा पोटेंशियल, और फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिनिशिंग टच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने खुद डिस्कस किया है, और लेक्चर सेकंड में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है, तो हम इसको दूसरी बार फिर से रिपीट करने का कोई फन नहीं बनता है, उससे हमारा वीडियो और हमारा टाइम जो है अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा। उसके बाद जो है
थैंक यू सो मच. दिस कंप्लीट्स आवर ग्रेविटेशन विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट. अगर आप बिलीव करोगे ना, पूरे 1 महीने पढ़ाया जाता है क्लासरूम कोर्सेज में ग्रेविटेशन, तब भी इतना ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जितना मैंने इन 2 घंटों में ऑलमोस्ट लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में आपको प्रोवाइड किया. होप आपको समझ आया होगा और मेहनत करिए, क्योंकि लास्ट आवर ही डिसाइड करता है आपकी सिलेक्शन का. जो आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी वो लास्ट महीना ही डिसाइड करता है, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, स्किल्स, सब कुछ जो है वो पीक पे चला जाना चाहिए. आपका ग्राफ जो है वो टॉप पे आना चाहिए. और जिस दिन एंट्रेंस आप दोगे उसी दिन आपका जो है वो पीक जो है वो डिसाइड कर देगा कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं. और उसके बाद आप कितना भी वो फिर इस ग्राफ को नीचे लाओ, उसे कोई मतलब नहीं बनता. बट ऑन दैट डे इट शुड बी एट द टॉप. और वो तब आ सकता है जब आप इसको जो है अपनी मेहनत जो है वो बढ़ा दोगे इस लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.